हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फीटर का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपको 5 प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। कंटेंट कहीं कहीं से हम व्यवस्था कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का और आपको करा रहे हैं। तो 5 प्रैक्टिस सेट आपको कराए 75-75 क्वेश्चन का, और आज ये छठा प्रैक्टिस सेट। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और इसमें भी टोटल 75 सवाल है। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 75 क्वेश्चन का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का क्या अर्थ है। सीटीसी का क्या अर्थ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक और अपडेट बता दें कि आपका इस पीडीएफ जो मिलेगा इसका, ये प्रैक्टिस सेट का, इसका टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि सीटीसी, सीटीसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट, हैमर का प्रयोग करते समय डैश पर नजर रखनी चाहिए। आपकी नजर जो है, हैमर का जब भी प्रयोग करेंगे तो आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, जॉब पर होनी चाहिए। जो जॉब पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो हैमर का प्रयोग करते समय नजर आपकी कहाँ रहनी चाहिए, जॉब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी बी की आग कौन सी है। तो देखिए, लिक्विड जो होगा, जो भी लिक्विड होगा उस श्रेणी बी का आग कहलाएगा। सॉलिड जो होगा वो श्रेणी ए का, गैस जो होगा वो श्रेणी सी का, और ये बिजली वाला जो होगा आग, उसको श्रेणी डी का। तो ये लिक्विड है तो श्रेणी बी। तो लिक्विड में कौन कौन अब दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो तेल, पेट्रोलियम इत्यादि में जो आग लगी है ये सब श्रेणी बी का आग कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में से डैश वर्ग में आता है। तो ये आग का चिन्ह है, फायर, फायर का है, आग का चिन्ह है। ये मैंडेटरी साइन है, वार्निंग साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, कौन सा साइन है बताइएगा। ये वार्निंग साइन, मान लेते हैं कहीं पे आग लगा लगा है, तो ये वाला साइन आपके आगे में बोर्ड चिपका देता, आपको वार्निंग दे रहा है ना कि आगे में रिस्क है आग का। तो ये वार्निंग साइन है, क्या है, वार्निंग साइन। राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा आपेक्षिक घनत्व की इकाई कौन सी है। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई कौन सी है, तो आपेक्षिक घनत्व की, आप जानते हैं आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आकाश या समुद्र में जो समुद्र ब्लू होता है ना, आकाश भी ब्लू दिखता है आपको, उसको मापने के लिए, नीलिमा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, साइनोमीटर का। किसका, साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं, साइनोमीटर का, ठीक है, याद रखिएगा, साइनोमीटर। नेक्स्ट, एंगल प्लेट के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो एंगल प्लेट के लिए, एंगल प्लेट के लिए बनाने के लिए कौन से सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो ग्रे कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन का। एंगल प्लेट बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मशीनरी के समतलन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी, जो भी मशीनरी के समतलन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे मशीनरी के समतलन के लिए, प्लान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौन मापक यंत्र नहीं है। तो कौन मापक यंत्र कौन सा नहीं है, तो देखिएगा, साइन बार तो एंगल मेजरमेंट, एंगल एज, इससे भी बेबल प्रोटेक्टर से भी कौन मापते हैं, लेकिन कौन प्लेट ये वाला जो है इससे कौन नहीं मापा जाता। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन प्लेट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, कहता है कि गेज ब्लॉक का एंगल जो है 30 डिग्री है और कोण पर 100 mm साइन बार रखा गया है। तो गेज ब्लॉक की हाइट क्या होगी, तो हाइट बराबर जो होता है, मतलब ऐसे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर जो होता है h/l होता है। तो h/l बराबर जो होगा साइन थीटा, साइन थीटा, h/l इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो h निकालना है आपको, हाइट निकालना है, l तो दिया हुआ है 100 mm और थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री। h निकालना है तो l साइन थीटा, l साइन थीटा, l इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू, l का वैल्यू आपके पास 100 है, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 2 से काटेंगे तो 50 mm जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। तो विटनेस मार्क के लिए 60 डिग्री एंगल का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क के लिए किया जाता है, तो 60 डिग्री एंगल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, कहता कटिंग संबंधी चिन्ह के लिए किस अंकन माध्य का उपयोग किया जाता है। तो कटिंग संबंधी चिन्ह के लिए किस अंकन माध्य का उपयोग किया जाता है,
तो कटिंग संबंधित चिन्ह के लिए किस अंकन माध्य का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? चॉक पाउडर का। कटिंग संबंधित चिन्ह के लिए देखिए, कोई भी आपका जॉब है उस पर चिन्ह लगाना है कटिंग संबंधी काटने के लिए, तो इस पे क्या करते हैं? सबसे पहले चौक लगा देते हैं। चौक लगा के ऐसे, तो चौक पाउडर जो होगा कटिंग संबंधित चिन्ह के लिए, अंकन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से कैलिपर को रिविट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? कौन से कैलिपर को रिपीट जो होता है, रिविट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो कौन से कैलिपर को? तो फॉर्म ज्वाइंट को जोड़ा जाता है। किसको? फॉर्म ज्वाइंट को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन से गेज का उपयोग करते हैं? तो किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास को जांचने के लिए रिंग गेज का उपयोग करते हैं। किसका? रिंग गेज का। बाहरी व्यास को जांचने के लिए, बाहरी व्यास को जांचने के लिए किसका? रिंग गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में उपयोग हस्त उपकरण का नाम क्या है? मशीनिंग के बाद हाई स्पॉट को निकालने के लिए हस्त उपयोगी उपकरण का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? बताइए राइट आंसर आपका स्क्रैपर। स्क्रैपर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड टूल को क्या कहा जाता है? चादर को काटना है तो कौन सा हैंड टूल का उपयोग करेंगे? चादर को काटना है तो किसका उपयोग करेंगे? स्पेनर, निहायिका, खरोचनी या पंच? चादर को काटना है तो किसका उपयोग करेंगे? स्पिनर का उपयोग करेंगे, स्नीपर का उपयोग करेंगे, स्नीपर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा डी नंबर, स्नीपर। नेक्स्ट है छेनी किस सामग्री से बना होता है? तो छेनी जो होता है वो छेनी किस सामग्री से बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील दे देगा तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है सी क्लैंप का प्रयोग? तो सी क्लैंप का प्रयोग जो है मटेरियल को टाइट स्थिति में पकड़ने के लिए, लंबाई मापन के लिए, मटेरियल पर सर्कुलर आकार की ड्राइंग करने के लिए या ड्रिलिंग होल के लिए। तो सी क्लैंप का प्रयोग किस लिए करते हैं? सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं मटेरियल को टाइट स्थिति से पकड़ने के लिए। ऐसे होता है सी क्लैंप, सी के आकार का, तो मटेरियल को टाइट स्थिति से पकड़ने के लिए सी क्लैंप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाती है, क्या जांची जाती है? गोल सतह, फ्लैट सतह, ग्रुप सतह या असमान सतह? तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा कौन सी सतह जांची जाती है? तो फ्लैट सतह, फ्लैट सरफेस की जांच की जाती है ट्राई स्क्वायर के द्वारा। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सतह जोड़ी जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? तो टेम्पलेट किसकी नहीं बनाई जाती है? तो टेम्पलेट किसकी नहीं बनाई जाती है? तो टेम्पलेट जो है गत्ता का नहीं बनता है, बाद बाकी कार्डबोर्ड का, रबड़ का, सीट का टेम्पलेट बन सकता है। नेक्स्ट है फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई जो होती है 100 mm होती है। फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई जो होती है 100 mm होती है। नेक्स्ट है प्लग गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? अंदरूनी आयाम को मापने के लिए, बाह्य आयाम को मापने के लिए, आंतरिक आयाम की तुलना करने के लिए या बाह्य आयाम की तुलना के लिए। तो प्लग गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? तो प्लग गेज का उपयोग करते हैं आंतरिक आयाम की तुलना करने के लिए। नेक्स्ट है सामान्यतः जो स्लिप गेज काम में लाया जाता है उसमें कितने पीस होते हैं? तो सामान्यतः जो स्लिप गेज काम आता है, लाया जाता है, उसमें कितने पीस होते हैं? उसमें जो होता है आपका 118 पीस होता है। जो स्लिप गेज काम में लाया जाता है उसमें कितना पीस होता है? 118 पीस होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। क्या है? डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी, आधुनिक माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग डैश में होता है। तो लेजर वेल्डिंग का किसमें व्यापक अनुप्रयोग किसमें होता है? तो लेजर वेल्डिंग का सबसे व्यापक अनुप्रयोग किसमें होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लेजर वेल्डिंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। लेजर वेल्डिंग का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। नेक्स्ट एसिटिलीन को इस दाब पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। कितने दाब पे? एसिटिलीन को कितने दाब पे सुरक्षित रखा जाता है? तो 0.1 MPa पर। ठीक है। नेक्स्ट है शोल्डर का गलनांक। शोल्डर का गलनांक कितना होता है? जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में अधिक होता है, जोड़े जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, या जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में कम होता है, या जोड़े जाने वाले पदार्थ के बराबर होता है। तो शोल्डर का गलनांक कितना होता है बताना है।
तो सोल्डर का जो गलनांक होता है वो होता है आपका जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में कम होता है। क्या होता है? जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की ब्रीजिंग नहीं होती है? कौन सी धातु की ब्रीजिंग नहीं कर सकते हैं? तो बताइएगा। राइट आंसर जो होगा मैग्नीशियम और एलॉय। मैग्नीशियम और एलॉय की ब्रीजिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उष्मा ताप देने पर पिघल जाती क्या कहलाती है? उष्मा या ताप देने पर पिघल जाता है धातु, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गलनीयता। गलनीयता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है? हथौड़ा जो है वो किस सामग्री का बनाया जाता है? तो मध्य कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाई हाई कार्बन स्टील। हथौड़ा जो है ये मध्य कार्बन स्टील का बना होता है। कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी ही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्वेज बनाए जाते हैं। स्वेज किससे बनाए जाते हैं? तो स्वेज जो है आपका पिग आयरन से बनता है। किससे? पिग आयरन से। देखिए जितना भी कटिंग टूल है हाई स्पीड स्टील से, और ये हथौड़ा सब जो है मध्यम कार्बन स्टील से बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए डैश प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो साधारण ड्रिलिंग कार्य करना है तो कौन प्रकार के ड्रिल का उपयोग करेंगे? तो साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए एन टाइप का ड्रिल का उपयोग किया जाता है। साधारण कार्य के लिए एन टाइप का ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। धातु के निम्न में से किस गुण के कारण इसमें रोलिंग पिटाई के द्वारा इसके आकार को बढ़ा देते हैं? तो कौन से गुण के कारण उस पर यदि पिटाई करेंगे, रोलिंग पिटाई करेंगे तो उसका आकार बढ़ जाता है? तो कौन से गुण के कारण? मेलिएबिलिटी के कारण। मेलिएबिलिटी के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटता नहीं है। दबाव डालेंगे और या खींचेंगे धातु को तब पर भी नहीं टूटेगा। क्या होगा? नहीं टूटेगा। खिंचाव सहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो खिंचाव सहने की शक्ति को, जब खिंचाव डाल रहे हैं तो वह टूटता नहीं है लेकिन सह लेता है। खिंचाव सहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो खिंचाव सहने की शक्ति को क्या कहते हैं? टेंसिटी कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टेंसिटी। नेक्स्ट वाला है हीरक के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ। यहाँ होता हीरक ना, हीरे के बाद। हीरक के बाद, हीरक कहने का अर्थ है या हीरा ही है। हीरा के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन सा है? तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट। तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। तो कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो बताइएगा कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। तांबा नहीं है, बाद बाकी जो है स्टील है मिश्र धातु, पीतल भी है, ब्रॉन्ज भी है। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कहता है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वायु में थोड़ा देर रखेंगे तो कौन से धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक परत जम जाती है? तो कौन से धातु के ऊपर? तांबा के ऊपर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो अर्धचालक पदार्थ कौन है? तो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला दो अर्धचालक पदार्थ का नाम बताना है। तो जार्मोनियम और सिलिकॉन। ये जार्मोनियम और सिलिकॉन राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। कहता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क या खनिज है? तो मैग्नेटाइट जो है किसका अयस्क या खनिज है? मैग्नेटाइट बताना है किसका अयस्क या खनिज है? आयरन का। किसका है? आयरन का। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च गति स्टील उपकरण में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? हाई स्पीड स्टील में उपकरण में कार्बन का प्रतिशत बताना है। तो कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.75 से 1% तक। 0.75 से 1% तक आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 18-8 जंगरोधी इस्पात का क्या अर्थ है? अर्थ बताना। 18-8 जंगरोधी इस्पात का क्या अर्थ है? तो अर्थ 18% क्रोमियम रहेगा और 8% निकेल रहेगा। इस्पात में 18% क्रोमियम रहेगा और 8% निकेल। 18-8 का यही अर्थ है, 18% क्रोमियम और 8% निकेल रहेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया में सतह को किससे संबंधित किया जाता है? तो नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया में सतह को किससे संबंधित किया जाता है? किससे संबंधित किया जाता है? नाइट्रोजन से,
ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजीकरण में धातु परत पर कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजिंग में? तो गैल्वेनाइजिंग में जस्ते की, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिस्ते की, जिंक की, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम से किया जाता है? कूलेंट जिसको कहते हैं, शीतलन किस माध्यम से किया जाता है? पानी से, भट्टी से, वायु से, या ऑयल से? तो नॉर्मलाइजिंग में जो है वो आपका वायु से किया जाता है शीतलन। किससे? वायु से। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु यानी कि शीतलन है कितना? इस्पात के लिए क्रांतिक बिंदु कितना है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 693 डिग्री सेल्सियस। 693 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डाइस की प्रक्रिया में जिंक क्लोराइड मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? वेल्डिंग में, हार्ड ब्रेजिंग में, सीयर हार्डनिंग में, किस में करते हैं? तो जिंक क्लोराइड का उपयोग मुख्य रूप से किस में करते हैं? सीयर ड्राइजिंग में। सीयर ड्राइजिंग में। राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, खराद यानी कि लेथ चक को स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसे केवल विद्युत से स्थापित करें, केवल विद्युत से स्थापित करें, पहले इसे हाथ से आरंभ करें और फिर विद्युत आरंभ करें और स्पिंडल नोज से जोड़ें, फिर कहता है इसे हथौड़े की सहायता से स्थापित करें, या फिर कहता है इसे केवल हाथ से स्थापित करें। तो क्या होगा राइट आंसर बताइएगा? इसे केवल हाथ से स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खराद चक को स्थापित करने का क्या कारण, किससे करना चाहिए? तो केवल हाथ से स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। टूल पोस्ट पर आरोपित होता है हेड स्टॉक, बेड, टेल स्टॉक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टूल पोस्ट पर क्या आरोपित होता है, क्या स्थित होता है? तो टूल पोस्ट पर जो स्थित रहता है इसमें से कोई नहीं। ना हेड स्टॉक रहता है, पूछा टूल स्टॉक डैश पर आरोपित होता है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक पे भी नहीं रहता, ना टेल स्टॉक पे ना बेड पे। नेक्स्ट सवाल ये 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 70 व्यास के जॉब को 33 मीटर प्रति मिनट की दर से काटने के लिए नियत किए जाने वाले परिकलन करें। तो दर से काटने के लिए नियत किए जाने वाले परिक्रम यानी कि कटिंग स्पीड पूछ रहा है। तो ये जानते व्यास है, मतलब डी है, डायमीटर है, 33 मीटर प्रति मिनट। तो ये क्या है? चाल है, भी है। उसके बाद आपके पास काटने के लिए नियत किए जाने वाले परिकलन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना है आपको। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, कटिंग स्पीड का v इक्वल टू पाई डी एन, v इक्वल टू पाई डी एन बटे में 1000। तो आपको n निकालना है, n निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू 1000। v कितना है? 33 है, तो 33,000 हो गया बटे में क्या हो जाएगा? v इंटू 1000 बटे में पाई डी मतलब 22/7 हो गया। पाई का मान 7 ऊपर चला जाएगा और डी का मान हो जाएगा आपका 70 और 7 ऊपर चल गया, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, बचा यहाँ 10, तो यहाँ हो गया 220। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 11 दूना 22, 11 तिया 33। 300 को 2 से भाग देंगे तो 150। तो कितना आरपीएम होगा? कटिंग स्पीड 150 आरपीएम होगा। नेक्स्ट है कैरियर का उपयोग डैश के साथ किया जाता है। तो केयर की ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, v इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000। नेक्स्ट कैरियर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कैरियर का उपयोग किसके लिए करते हैं? कैरियर का उपयोग जो है वो किसके लिए करते हैं? तो कैरियर का उपयोग जो है आप कैच प्लेट के लिए करते हैं। किसके लिए? कैच प्लेट के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फिर वही क्वेश्चन है कि 10 व्यास के दंड को यहाँ पे आरपीएम दे दिया, कटिंग स्पीड दे दिया, कटिंग स्पीड दे दिया। कहता है 10 व्यास के दंड को 100 आरपीएम में खरादते समय किस गति के कटिंग स्पीड पूछा है। यहाँ से क्या पूछा? कटिंग स्पीड पूछा है, ठीक है। v पूछा है तो v इक्वल टू पाई डी एन, v इक्वल टू क्या होता है? पाई डी एन बटा 1000। कटिंग स्पीड पूछा है तो v इक्वल टू पाई डी एन। तो पाई का मान यहाँ पे हम ले लेंगे 22/7 या 3.14, या पाइये रहने देते हैं, अभी पाइये रहने देते हैं, ठीक है ना। और डी का मान जो है, व्यास जो है यहाँ पे देखिए 10 दिया है, तो डी का 10 हो गया। और एन का वैल्यू जो दिया है 100 आरपीएम दिया है। 10 गुना 100 मतलब 1000, 1000 बटे में 1000 कट जाएगा, कटेगा या ना कटेगा? कट गया, तो पाई का वैल्यू आपको पता चल गया।
तो v इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है, यदि आप 22/7 नहीं लेते हैं तो 3.14, तो राइट आंसर जो होगा 3.14 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीटर प्रति मिनट। यहाँ पे कटिंग स्पीड क्या होगा, 3.14 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टूल नहीं है, कौन सा मशीन टूल नहीं है, तो कौन सा मशीन टूल नहीं है, तो बताना है। 53 का राइट आंसर जो होगा वो फार्क लिफ्ट ट्रक, फार्क लिफ्ट ट्रक जो है ये मशीन टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सेपर मशीन का सेपरेशन किया जाता है किसके द्वारा, सेपर मशीन का सेपरेशन किया जाता है किसके द्वारा, तो सेपर मशीन का जो सेपरेशन है वो किसके द्वारा, स्टॉक की लंबाई के आधार पर किया जाता है, स्टॉक की लंबाई के आधार पर किया जाता है। तो सेपर मशीन का सेपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉक की लंबाई के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 55 वही न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। कहता है एक बेलनाकार अपघर्ष में मशीन का व्यास जो है वो 50 mm है, मशीन का व्यास जो है डी जो है वो 50 mm कठोरीकृत इस्पात को अपघर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है। अगर कार की संतुति गति जो है आपका 33 मीटर प्रति मिनट यानी कि भी दिया हुआ है, तो कार की घूर्णन प्रति मिनट बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एन बताना है। तो एन बताना है तो v इक्वल टू पाई डी एन होगा। तो एन बराबर जो होगा, एन बराबर जो होगा वो क्या होगा, v इंटू 1000। तो v आपका कितना है 33 गुना 1000, तो यहाँ पे 33,000 हो जाएगा बटे में। आप देखिए v इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000, तो एन बराबर निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर जो होगा वो v इंटू 1000। तो v हमारा 33 है, v कितना है 33 है, 33 गुना 1000 33,000। और उसके बाद आपके पास नीचे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई डी, पाई का मान 22/7 लेते हैं तो 22 और 7 ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर दे देते हैं, और 22/7 पाई का मान हो गया, और डी का मान जो हो गया वो 50 हो गया, डी का मान हो गया 50। यहाँ पे डी का मान दिया हुआ 50 mm। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा 11 तिया 33, 11 दूना 22, ये 50 दूना 100 कट जाएगा, डबल जीरो कट गया। यहाँ पे ऊपर बच गया 30 गुना 7, 7 21 210। तो कार की घूर्णन गति क्या आ जाएगी 210 आरपीएम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील जो है सिलिकॉन कार्बाइड से बनाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लोडिंग शब्द डैश से संबंधित है, लोडिंग शब्द किससे संबंधित है, ग्राइंडिंग व्हील से, ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक चालक है, तो धनात्मक चालक कौन सा है, तो धनात्मक चालक जो है आपका चैन ड्राइव जो है ये धनात्मक चालक है, चैन ड्राइव। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है गैंट्री क्रेन प्रयोग होता है किसके लिए, तो गैंट्री क्रेन प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गैंट्री क्रेन जो है वो आपके भवन के बाहर किया जाता है, भवन के बाहर। नेक्स्ट है फास्ट लूज पुली प्रयोग करते समय बेल्ट लूज पुली पर चढ़ाई जाती है, मशीन चलती रहती है, काउंट शाफ्ट चलती रहती है, वह मशीन बंद रहती है। तो किस समय फास्ट और लूज पुली प्रयोग करते समय जब बेल्ट लूज पुली पर चढ़ाई जाती है तो उस समय कैसा स्थिति रहता है, तो स्थिति क्या रहता है, काउंटर शाफ्ट चलती नहीं है, वो मशीन भी बंद होती है, काउंटर शाफ्ट नहीं चलती वो मशीन भी बंद नहीं होती। जब भी बेल्ट चढ़ाना है तो किसी भी मशीन को बंद करके ही चढ़ाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन में स्पेयर गियर के लिए कौन सा सही है, स्पेयर गियर के लिए कौन सा सही है, स्पेयर गियर के लिए कौन सा सही है बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो गया मॉड्यूल बराबर जो हो जाएगा पिच बटा दांतों की संख्या, पिच बराबर मॉड्यूल बराबर पिच व्यास बटे में दांतों की संख्या, पिच व्यास बटे में दांतों की संख्या। तथा बेबल गियर का उपयोग ऐसे शाफ्ट के बीच ऊर्जा के संप्रेषण के लिए किया जाता है जो क्या हो, समांतर हो, एक कोण पर हो, साक्षीय हो। तो किस पे किया जाता है, बेबल गियर का उपयोग ऐसे शाफ्ट पर किया जाता है, किस पे किया जाता है, तो एक कोण पर किया जाता है, बेबल गियर का प्रयोग एक कोण पर करते हैं। राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रैक और पिनियन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, रैक और पिनियन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रैक और पिनियन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो रैक और पिनियन का उपयोग जो है वो सर्कुलर मोशन के रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए करते हैं, सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए करते हैं रैक और पिनियन का उपयोग। नेक्स्ट है गियर दांत की मोटाई मापी जाती है किससे, तो गियर दांत की मोटाई जो मापी जाती है वो पिच विड्थ के अनुदिश के रूप में मापी जाती है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नीचे दी गई की में से कौन से की जिसका ऊपरी भाग समतल और निचला भाग अर्धगोलाकार होता है। तो कौन से की का ऊपरी भाग समतल और निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, बताइएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा उड्रप की। उड्रप की जो है उसका ऊपरी भाग समतल और निचला भाग क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है उड्रप की का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। तो सोल्डरिंग जो है वो कैसा फास्टनर है, आपसे पूछा है कि सोल्डरिंग कैसा फास्टनर है। तो ये सवाल तो आपको कराए थे सोल्डरिंग चैप्टर में, सोल्डरिंग में। तो सोल्डरिंग किस प्रकार का फास्टनर है, तो सोल्डरिंग जो है अर्ध अस्थाई फास्टनर है, अर्ध अस्थाई फास्टनर है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि डबल पिन निम्नलिखित में से डैश धातु की नहीं बनाई जाती है। डबल पिन कौन सी धातु की नहीं बनाई जाती है, तो डबल पिन जो है कास्ट आयरन की नहीं बनाई जाती। किसकी, कास्ट आयरन की नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट, फीदर की डैश होता है, तो टेपर होता है, शाफ्ट की धुरी के सीध में फिट होता है, इसमें हेड नहीं होते हैं। तो क्या होता है फीदर की में, फीदर की होता है यह शाफ्ट की धुरी सीध में फिट होता है। क्या होता है, धुरी के सीध में फिट होता है, तो यह शाफ्ट के साथ घूमती है तो आगे पीछे भी स्लाइड करता है। फीदर की जो है शाफ्ट के साथ घूमता है, आगे पीछे स्लाइड भी करता है और शाफ्ट की धुरी के साथ फिट भी होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा भारी शॉक लोड में डैश स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। भारी शॉक लोड में कौन से स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, तो भारी शॉक लोड में जो है आपका फ्लैट स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की है, रेलवे वैगन व्हील पर इस्पात टायर इंस्टॉलेशन लगाने किसके द्वारा रोका जाता है। तो रेलवे वैगन व्हील पर इस्पात टायर इंस्टॉलेशन को किसके द्वारा रोका जाता है, तो इंटरफेरेंस फिट के द्वारा रोका जाता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्ट की थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बेल्ट की थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो थ्रेड रोलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा यदि लीड का मान पिच के मान का दोगुना हो, लीड का मान पिच का मान के दोगुना हो, तो इस प्रकार के थ्रेड को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के थ्रेड को क्या कहा जाता है, डबल स्टार थ्रेड का। लीड का मान जो है पिच के मान का दोगुना, यही तो की पॉइंट है। लीड का मान जो है पिच के मान का दोगुना हो तो उसको क्या कहेंगे, डबल स्टार थ्रेड कहेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी होती है, तो स्क्वायर थ्रेड की जो गहराई होती है वो होता है P/2। कितना होता है, P/2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता स्निप्स हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए करते हैं। स्निप्स हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो स्निप्स हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कठोर तेल और शीट मेटल को कट करने के लिए। कठोर तेल और शीट मेटल को कट करने के लिए स्निप हैंड टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्षा जल संभरण संभरण का मतलब क्या है, कुएं खोदना, कुएं को फिर से भरना, बांधों का निर्माण करना, या गहरे कुओं को जल के साथ पाइपिंग। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, कुओं को फिर से भरना। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ और भी सेशन आएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। आज का टारगेट जो है हम 100 लाइक का देते हैं। हम किसी दिन टारगेट नहीं देते हैं, आज आप लोग को टारगेट दिए हैं। यदि 100 लाइक करते हैं तो अच्छा रहेगा वीडियो पे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस भी साथी को फीटर या फिर और सारे पीडीएफ चाहिए वो इस पे मैसेज कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन का लिंक बता देंगे, दे देंगे, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर एप्लीकेशन से पीडीएफ भी ले सकते हैं। 7481835146। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।